आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और वही देखे तो आप दिल्ली कैपिटल्स के बीच बहुत ही बड़ा मुकाबला था, खासकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए, जबकि अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीत पा रहे थे वुमेन्स प्रीमियर लीग के इस सीजन में। और वहीं पे अपना पांचवा मुकाबला खेल रही थी वही देखे तो दिल्ली कैपिटल्स भी और अपना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भी, जबकि दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अमूमन ऐसा देखा नहीं चाहता जो टॉस जीतते हैं, खासकर अभी तक फिलहाल ज्यादातर बल्लेबाजी करने को ही देखते हैं। लेकिन वही जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की एक अच्छी शुरुआत चाहिए थी, जो बेहतरीन शुरुआत दे और आउट ऑफ द बॉक्स स्टार्ट करे, और जहां से एक बड़ा टारगेट बनाया अगर पहले बल्लेबाजी के, जिसमें से अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। और गेंदबाजों के लिए इतने रन्स बोर्ड पर रहे कि गेंदबाज थोड़े बहुत अगर रन्स भी उनके खाते में जाते हैं फिर भी वापसी कर पाए, वैसे रन्स चाहिए थे स्कोर बोर्ड पे। लेकिन वही देखे तो शुरुआत में कप्तान स्मृति मंदाना फिर से एक और बार निराश करते हुए अपने टीम को, क्योंकि फिर से एक और बार खराब प्रदर्शन रहा स्मृति मंदाना द्वारा, जैसे कि उन पे ज्यादा अगर देखे तो सबसे महंगे खिलाड़ी रहे इस वुमेन्स प्रीमियर लीग के सीजन में। लेकिन फिलहाल अभी तक एक भी परफॉर्मेंस वैसे नहीं आए जैसे कि वो खिलाड़ी जाने जाते हैं। स्मृति मंदाना जैसे खेलते हैं वैसे अब पारी अभी तक नहीं आए स्मृति मंदाना के बल्ले से, और जिसके कारण कप्तान भी, और कप्तान के अगर परफॉर्मेंस अच्छा ना हो तो टीम का भी हालत कुछ इस तरह ही रहता है, ज्यादा बूस्टअप नहीं होता है, जिसके कारण फिर से एक और बार सोफी डिवाइन और एलिसा पेरी पे निर्भर करना पड़ा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रिचा घोष जैसे बल्लेबाज के ऊपर। और हर रोज हर दिन हर मैच में यही दो तीन खिलाड़ी अगर स्टेप अप करना पड़े तो बहुत ही मुश्किल होता है टीम के लिए भी और इंडिविजुअल खिलाड़ी के लिए भी, क्योंकि खिलाड़ी के ऊपर अलग ही एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाता है। और वही पे और वही देखे तो अगर आप सोफी डिवाइन की बात करें, हालांकि थोड़ी बहुत पारी खेली थी, अच्छी खासी पारी खेली थी, लेकिन उतने लंबे स्कोर नहीं कर पाए। और पावर प्ले में देखे तो उतने खास रन्स नहीं बना पाए, सिर्फ 29 ही रन बना पाए थे, जो कि अमूमन देखे तो T20 के हिसाब से बहुत ही कम स्कोर होता है। अगर 6 ओवर के हिसाब से भी देखे, भले ये मेंस का हो वुमेन्स का भी अगर देखे तो 6 में करीब 35-40 तो होने चाहिए, लेकिन फिर भी वहां पे कल इस मुकाबले में पावर प्ले में बहुत ही रन्स कम किए थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। लेकिन उसके बाद देखे तो विकेट भी एक तरफ से गंवा रहे थे। हालांकि एलिसा पेरी जब आए वहां पे थोड़े बहुत स्थिरता प्रदान की थी, थोड़ी बहुत अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे और इनिंग्स को एक लंबे इनिंग्स में तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे, पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे बाकी बल्लेबाजों के साथ मिलकर। लेकिन उनके साथ अगर देखें तो आखिर में रिचा घोष ने आकर उनके साथ पार्टनरशिप किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण ये पार्टनरशिप रहा। अगर आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात करें तो, क्योंकि 13 ओवर के अंदर हिदर नाइट का भी विकेट जब गया था तब करीब 60-65 रन ही बनाए थे। लेकिन वो जो बूस्टअप किया रिचा घोष के आने के बाद और एलिसा पेरी अपने अंदाज में खेलते जा रहे थे और आखिर के 5-7 ओवर में अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे एलिसा पेरी, जिसके बदौलत आखिर में रॉयल चैलेंजर्स एक अच्छे टोटल पे जाकर पहुंचे। और जिसमें से एलिसा पेरी की पारी में देखे तो 5 छक्के और 4 चौके जड़े और बहुत बेहतरीन पारी अभी तक अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के अगर हवाले से देखे तो एलिसा पेरी के बल्ले से ये प्रदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही क्रूशियल समय पे ये पारी आया, और जिसके कारण देखे तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अच्छी खासी टोटल पे जा पहुंचे थे। वहीं पे एलिसा पेरी ने 67 रन की शानदार अच्छी पारी खेली, जिसमें नाबाद रहे और रिचा घोष के साथ मिलकर क्रूशियल वो जो 74 रन का पार्टनरशिप, उसके बदौलत ही आखिर में जाकर 150 रन बना पाए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। और रिचा घोष को का भी दाद देना पड़ेगा कि कम गेंद में, सिर्फ 16 गेंदों में 37 रन की पारी, जिसमें से 3 चौके और ये आकर आतिशी पारी खेलना और एक ऐसा पार्टनरशिप करना जिसके लिए आपकी टीम को थोड़े बहुत फायदेमंद साबित हो, और वैसा ही करके गए दोनों ही बल्लेबाज। लेकिन आखिर में जाकर देखे तो सिर्फ और सिर्फ 150 ही रन बना पाए थे 20 ओवर के अंत तक। हालांकि 4 ही विकेट चटकाए थे। जो पहले 13 ओवर का खेल चल रहा था उस 13 ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर कुछ ज्यादा ही पीछे रह गए थे और इसको कवर अप करना थोड़ा बहुत मुश्किल था, और जिसके कारण 7 ओवर में आखिरी 7 ओवर में करीबन 80-85 रन जोड़े, और जिसके बदौलत 150 तक आ पहुंचे। बनना ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 120-25 तक भी पहुंच सकते हैं।
आखिर में जाकर, और जिसके कारण ये एलिसा पेरी और वही रिचा घोष को दाद देनी पड़ेगी और क्रेडिट उनको ही मिलता है। और गेंदबाजी में देखें दिल्ली कैपिटल्स के अगर हवाले से शिखर पांडे की शानदार स्पेल थी और ऊपर से जब उनके चटका रहे थे पावर प्ले में और वहीं पे दबाव में डाल दिया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बल्लेबाजों को, और जिसके कारण वहां से मोमेंटम दिल्ली कैपिटल्स के पास आया और विकेट चके। और वहीं पे एलिसा पेरी और जो रिचा घोष की पार्टनरशिप थी, जो पारी थी, उस पारी ने फिर से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को आखिर में इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी, जिसमें से शिखर पांडे की खूबसूरत स्पेल थी, 23 रन देकर 3 विकेट चटके और बहुत महत्वपूर्ण यह स्पेल था। बाकी मरिजन कैप का भी स्पेल बहुत ही शानदार रहा था, हालांकि विकेट नहीं चटके थे लेकिन 18 रन दिए थे, बहुत ही बेहतरीन ये स्पेल रहा था। नॉरिस का भी 1 विकेट था इस अगर आप सूची में देखें तो, लेकिन जो 151 रन का लक्ष्य था वो बहुत ही देखे तो ट्रिकी ये लक्ष्य था। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के पास भी बल्लेबाज भरपूर है, अच्छे खासी ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाज थे, लेकिन वहीं पे अगर आप देखें तो कुछ ज्यादा ही निर्भर करते हैं मैगलेनिंग के ऊपर। दिल्ली कैपिटल्स के अगर बल्लेबाज क्रम में देखें तो मैगलेनिंग, और उसके बाद आप मरिजन काप जैसे खिलाड़ी शिफाली वर्मा, लेकिन हालांकि अच्छे खासे बल्लेबाज क्रम थे, जिनमें रोड्रिगेज भी थे, लेकिन कल मैगलेनिंग के बल्ले से उतने रन्स नहीं आ पाए। शिफाली वर्मा पहले ही विकेट अपना गंवा गए थे, 0 रन बनाए थे, और वहीं पे उसके बाद एलाइस केप्सी का वो जो आक्रामक रवैया था आने के बाद एक छोटा सा पारी था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पारी था। अगर उस वक्त एलाइस केप्सी या फिर और गेंदबाज ज्यादा रन्स स्कोर नहीं करने देते पावर प्ले में, तो शायद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए और भी आसान होता इस मुकाबले में वापसी करना। और पावर प्ले में अगर देखें तो 52 रन आखिर में जोड़ कर गए थे एलाइस केप्सी की जो पारी थी 38 रन की, वहां पे जो पहले 45 रन पे दूसरा विकेट गिरा था उसके अंदर 38 रन सिर्फ एलाइस केप्सी का ही था। और एलाइस केप्सी की इस पारी जो छोटी पारी भले ही थी लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल पारी थी, और इस इम्पैक्टफुल पारी ने वो नींव रख दिखी थी दिल्ली कैपिटल्स के लिए, जो मैगलेनिंग और शिफाली वर्मा कल कुछ वैसा नहीं कर पाया था, जिसके कारण एलाइस केप्सी ने आकर इस आक्रामक रवैये के साथ खेला और वहीं पे दिल्ली कैपिटल्स का आत्मविश्वास बढ़ा। और उसके बाद आने वाले बल्लेबाजों के लिए थोड़े बहुत आसान हुआ था। जमेमा रोड्रिगेज ने भी आकर 32 रन की शानदार पारी खेली और सूझबूझ भरी पारी खेली जमेमा रोड्रिगेज ने भी, और देखे तो मरिजन काप के साथ मिलकर थोड़ी बहुत पार्टनरशिप की, करीब 40 रन का पार्टनरशिप, और ये भी एक क्रूशियल पार्टनरशिप था। और आखिर में जमेमा रोड्रिगेज का विकेट गिरने के बाद जो तब ऐसा लग रहा कि वहां से थोड़ी बहुत वापसी कर सकती है अगर आप देखें तो, क्योंकि 5 ओवर में करीब 40-42 रन चाहिए थे, लेकिन वो भी अचीवेबल टारगेट था दिल्ली कैपिटल्स के लिए तब तक। लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद एक आध विकेट और चटका जाता मरिजन काप या जस्ट जोनासन का विकेट अगर ज्यादातर देखे तो मरिजन कैप का विकेट अगर वहां पे चटका पाते तो शायद उस वक्त थोड़ी बहुत वापसी का रास्ता खुलता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए। और आखिरी के जो 2 ओवर थे बहुत ही क्रूशियल थे, और आखिरी ओवर के में जाकर ये मुकाबला, ये थ्रिलर जाकर दिल्ली कैपिटल्स ने जीता। और दाद देना पड़ेगा आखिर में जो मरिजन कैप और जस्ट जोनासन की पारी थी, और वो आक्रामक रवैया जस्ट जोनासन ने अपनाया, वही मरिजन कैप ने भी सूझबूझ भरी पारी खेली, 32 रन महज नाबाद पारी खेली। वही 29 रन की जोनासन ने खेली महज से 15 ही गेंदों में, और वो पारी बहुत ही क्रूशियल पारी रहा जस्ट जोनासन का। उसके बाद आक्रामक रवैया जो अपनाया, अगर वहां पे 15 गेंदों में 29 नहीं बनाए होते तो शायद दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ता और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का अपना पहला जीत अर्जित होता। और गेंदबाजी भी अच्छी खासी की थी, मेगन शूट ने भी की थी, हालांकि एलिस पेरी विकेट नहीं चटका पाए लेकिन फिर भी अच्छे खासे गेंदबाजी की थी। आशा शोबाना ने भी गेंदबाजी अच्छी लेग स्पिन की थी, और वही बेहतरीन ये गेंदबाज थे, जिसमें से अगर आप बात करें कि जो आखिरी के 2 ओवर थे वो बहुत ही
बहुत ही टेंस्ड वाले ये 2 ओवर्स थे। आखिरी 2 ओवर में करीब 16 रन चाहिए थे महज 2 ओवर में, और जिसमें से श्रेयंक पाटिल की जो 19वां ओवर दिया था श्रेयंक पाटिल को, उस ओवर में चौथे गेंद जो जेस जॉनसन को लेग स्टंप के बाहर डाला, वहां पे अगर देखें तो फाइनल की तरफ से चौका मारा था, जिसके लिए जेस जॉनसन को आसानी से ये चौका मिल गया था। अगर वो चौका नहीं आया होता तो शायद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए थोड़े बहुत रास्ता बचता। हालांकि आखिरी ओवर में कुछ कहा नहीं जा सकता था, और वैसे भी आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए था उस ओवर के बाद, और रेणुका सिंह गेंदबाजी कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि आखिरी ओवर में कुछ भी हो सकता था। अगर वहां पे एक विकेट चटका जाते रेणुका सिंह तो शायद इस मुकाबले में थोड़ी बहुत ट्विस्ट देखने को मिलता, और जिसके कारण मेडिसन कप ने भी पहले 2 गेंद की बात करें तो सिंगल लिए, वही 4 में 7 रन चाहिए था, और वहीं पे जेस जॉनसन ने शानदार और वो जो फ्लिक किया बहुत ही खूबसूरत अंदाज से, अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से वो बल्लेबाजी की। करीब डीप मिड विकेट के ऊपर से जो छक्का मारा, वहां पे खिलाड़ी थे एलिस पेरी जैसे वो जो लंबे कद के खिलाड़ी थे, जंप तो किया था लेकिन वो उनके हाथ नहीं लेता, एकदम पूरे अगर आप देखें तो पूरे मेजरमेंट के साथ ये छक्का लगाया गया था, और सिर्फ 1-2 इंच ही ऊपर थे जहां से छक्का उनके ऊपर से गया, और वहीं पे मैच खत्म कर दिया। और आखिरी 3 गेंद में 1 रन चाहिए था, जो कि बहुत ही आसान था, और वहीं पे आसानी से ये मुकाबला जीता। और ये जो थ्रिलर मुकाबला था, आखिरी ओवर में जाकर दिल्ली कैपिटल्स ने बाजी मारी, और ये दिल्ली कैपिटल्स एक और जीत कर गया, और वहां से वो जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जीत का सपना था वहां पे समाप्त कर दिया। अभी 5 में से 5 हारे हुए, अभी तक एक भी जीत का देखे तो स्वाद चखा नहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, और अभी और भी मुश्किल होगा आने वाले मुकाबले, जो 3 मुकाबले होंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। अगर तीनों के तीनों मुकाबले में से एक और हारते तो डायरेक्टली आउट हो जाएंगे। अगर इस 3 में से 3 जीतते भी है तो भी बहुत ही मुश्किल होगा, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। और वहीं पे अगर देखें तो शायद मुझे जितना लगता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए इस संस्करण वुमेन्स प्रीमियर लीग में बहुत ही खराब स्थिति में है, और वहीं से अगर देखें तो टॉप 3 में आना भी बहुत ही मुश्किल है। और T20 मुकाबला है, कुछ कहा नहीं जा सकता, आने वाले मुकाबले देखे जाएंगे क्या होता है। और जिसमें से 6 विकेट से दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत ही शानदार अंदाज से जीता, और इसके साथ अभी फिलहाल अगर आप दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो फिलहाल दूसरे स्थान पे है, 5 मुकाबले में 4 जीते 1 हारे हैं, तो अच्छी खासी स्थिति में लग रहे हैं। और आज जो मुकाबला है बेहतरीन मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात जायंट्स के बीच, और कैसा मुकाबला रहता है ये देखने लायक। अभी तक मुंबई इंडियंस एक भी मुकाबला नहीं हारा, 4 में से 4 जीते हैं। तो यूपी वॉरियर्स अगर ये मुकाबला जीतते हैं मुंबई इंडियंस के खिलाफ, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए दरवाजा एकदम से बंद हो जाएगा प्लेऑफ में पहुंचने के लिए, और दिलचस्प मुकाबला होगा। अगर आप मुंबई इंडियंस और वही यूपी वॉरियर्स की बात करें तो देखते हैं आज कौन ये बाजी मारता है। मुंबई इंडियंस एक और जीतते हैं या फिर यूपी वॉरियर्स उनके वो जो विनिंग स्ट्रीक है उसको रोक पाते हैं या नहीं, ये तो आज मुकाबले के बाद ही पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।